हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल से शुरू होने जाने वाला सुपर स्मैश का पहला मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और ऑकलैंड के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में, जो कि वेलिंगटन का होम ग्राउंड है ऑफ कोर्स। इस मैच के बारे में कुछ चीज़ें जो है बताना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, इस मैच के रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं, जो सब कुछ है, ट्रेंड है, स्टैट्स हैं, सब हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स के जिनके अच्छे हैं, वो अभी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से रिकॉर्ड को रट के नहीं जा सकते, कल के मैच के लिए रेडी नहीं हो सकते। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेंट फॉर्म के ऊपर हमें जो है ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्रेंड वो जो भी चीज़ें हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हो सकता है कि मैं यहाँ पे वीडियो में बताऊं, लेकिन कल के मैच में जब मैं टीम बनाऊं तो हो सकता है वो अलग हो। तो इसके लिए तैयार रहना। ठीक है, और अगर खुद भी आप टीम बनाने जाओगे तो भी शायद आपको अलग ही देखने को मिल जाए। क्या है, क्यों है, सब कुछ मैं आगे समझाता हूँ, देखते रहो बस। वेदर की बात करें तो अभी जो है पूरा बारिश हो रहा है। ठीक है, कल इस मैच से पहले वोमेन वाला मैच भी होगा, तो वोमेन वाले मैच के 2 घंटे के अंदर बारिश जो है ख़त्म हो जाने के आसार हैं। 2 घंटे पहले बारिश खत्म हो जाने के आसार हैं। तो उसके बाद ड्रेनेज वगैरह का कुछ लेट वगैरह हो तो हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता लेट होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो कन्फर्म है वो है ओवरकास्ट कंडीशन, क्योंकि अभी जो वेदर है वेलिंगटन में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बारिश होते ही रह रहे हैं लगातार। तो बारिश तो नहीं होगा मैच के टाइम पे, लेकिन एक क्लाउडी सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पहले जो आपको याद में रखना है वो है ये। ओवरकास्ट कंडीशन में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो भी टीमें टॉस जीती हैं वो पहले बॉलिंग करना चाहती हैं। इसके फ़ायदा क्या हो जाता है कि जो सीम मूवमेंट होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है, बॉल ग्रिपिंग अच्छा हो जाता है, और जो विंडी जो कंडीशन रहता है वो फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप इनिशियली बॉलिंग लेते हैं और शुरुआती समय में अगर वो मूवमेंट हो जाता है तो बैट्समैनों के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए इनिशियली विकेट जल्दी मतलब निकल जाते हैं। और ये हिस्ट्री है, ये ट्रेंड है, ये आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा। और न्यूजीलैंड के सुपर स्मैश मैचेस में ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो समय है ना, यहाँ पे बारिश लगभग होते रहते हैं, बहुत सारे मैचेस में आपको ये दिख जाएगा। तो ये विंडी कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन के इफेक्ट्स आपको वहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएंगे। पिछले सीजन की बात करें तो वेलिंगटन चैंपियन थी और रनर अप थी ऑकलैंड, मतलब पिछले सीजन के फाइनल का ही रिप्ले होने जा रहा है ये। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो वेलिंगटन यहाँ पर 2-2 की बराबरी कर रही है ऑकलैंड के साथ, एक मैच नो रिजल्ट रहा है इस ग्राउंड में। हालांकि वेलिंगटन हारी ज़्यादा है, पिछले सीजन में तो वो चैंपियन थे, चलिए फिर भी बराबरी करा था 3-3। लेकिन 2018 में यहाँ पर ज़्यादा मैच वो हारे थे, 5 में से सिर्फ एक ही मैच वो जीत पाए थे। इस वेन्यू में बात करी जाए तो इस वेन्यू पे भी ऑकलैंड ही आपको आगे होती हुई दिखेगी, मतलब इस ग्राउंड में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड तो नहीं है वेलिंगटन का। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पिछले सीजन में अच्छा करके आए हैं, जिनमें से डेवॉन कॉनवे स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे पिछले सीजन के न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में। बताऊंगा मैं, ना सिर्फ T20, ना सिर्फ वनडे, ना सिर्फ फर्स्ट क्लास, हमेशा हर जगह पे ये बहुत ही अच्छा करके आए हैं। और इसके बदौलत उनको नेशनल टीम में भी मौका मिला है, और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस वो वहाँ पर भी कर रहे हैं। और बॉलिंग में ये कुछ परफॉर्मर्स हैं। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखते रहना। और कुछ परफॉर्मर्स आपको यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो कल के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन क्या होता है जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है, ये समझना ज़रूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ना, यहाँ पे चेजिंग करने वाली टीम जीती है इस फिक्सचर में। ठीक है, चाहे रन 200 बने, चाहे रन 120 बने, 160 बने, चेजिंग करने वाली टीम जीती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। एक ही मैच, जो मैं आपको यहाँ पर 5-6 मैचेस दिखाऊंगा, एक ही मैच हुआ है जहाँ पर चेजिंग टीम जीत नहीं पाई है, और वो था पिछले सीजन का फाइनल। ठीक है, तो देखते रहो। देखो, ये है पहला मैच, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन 206 बनाया था, ऑकलैंड ने चेस कर लिया। ठीक है, 200 रन का टारगेट था तो 8 विकेट गिरा। लेकिन उसके बाद से अगर आप बाकी मैचेस देख रहे जाएंगे, देखिए परफॉर्मर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, परफॉर्मर्स अभी बहुत सारे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप मैचेस क्या हो रहे हैं ये देखो। अच्छा, ये मैच वेलिंगटन पे हुआ था, पहले बैटिंग करी वेलिंगटन ने, 122 बनाए। चेजिंग देखिए कितनी आसानी से हो गया, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर में ही मामला निपट गया। अच्छा, उसके बाद एक और मैच देखो, पहले बैटिंग करी 133 फॉर 9, यहाँ पर भी पहले बैटिंग पर 122। अच्छा, यहाँ पर 133 फॉर 9, और चेजिंग देखिए कितने आराम से हो गया। डेवॉन कॉनवे कॉन्सिस्टेंटली, इनका नाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिखते रहेगा, आप देखते रहो।
अच्छा, नेक्स्ट मैच 165 फॉर 7, ठीक ठाक स्कोर था, बहुत बुरा भी नहीं, बहुत बहुत बड़ा भी नहीं। लेकिन चेस देखिए, 2 ओवर रहे थे, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर चेस हो गया। ठीक है, तो ये जो तीनों ही मैच आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 4 मैचेस मैंने आपको दिखाए हैं, 4 में से तीनों ही मैच में बड़े ही आराम से चेजिंग करने वाली टीम जीती है। और ये जो मैच था, यहाँ पर भी चेजिंग करने वाली टीम जीती थी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ा, क्योंकि 208 का टारगेट, 207 का टारगेट काफ़ी भी आसान नहीं होता है। तो 8 विकेट यहाँ पर खोने पड़े थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही छोटे मोटे टारगेट आए, देखिए 4 विकेट और 2 ओवर रहते ख़त्म कर दिया। यहाँ पर 1.5 ओवर रहते और सिर्फ 3 विकेट खोकर ख़त्म कर दिया। उसके बाद 2 ओवर रहते और 4 विकेट से ही ख़त्म कर दिया। तो इतनी आसानी से चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं। ये जो मैच था, पहला वाला जो मैच था, वहाँ पर 200 के ऊपर ही बना था, लेकिन बीच में 130 120 की स्कोर्स भी हम देख रहे हैं। और फाइनल जो हुआ था, यहाँ पर भी डेवन कॉनवे का परफॉर्मेंस था, साथ में कुछ कुछ परफॉर्मर्स रहे थे। अच्छा, एक और परफॉर्मर है डॉग ब्रेसवेल, ना डॉग ब्रेसवेल नहीं, माइकल ब्रेसवेल नाम है इनका। इन्होंने भी कुछ कुछ रन्स हमेशा बनाए हुए हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए 23 यहाँ पर भी 34, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर शायद बैटिंग नहीं मिली थी उनको। यहाँ पर भी देखिए 27। ठीक है, तो हमेशा ही इनका कुछ ना कुछ रोल रहा है, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन रन बनाते हैं। 2020 के मुकाबले काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं ये, इसीलिए ज़्यादा मौका इनको नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो ऑकलैंड यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी। 146 फॉर 9 हुआ था। गप्टिल ने हालांकि बड़ी पारी खेली थी, लेकिन लोगन वैन वीक और हैमिश बेनेट के बढ़िया परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके ऑकलैंड को यहाँ पर रुक जाना पड़ा था। तो देखिए, फिक्सचर से हमें यही देखने को मिल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यहाँ पर चेजिंग टीम जीती है। ठीक है, रिसेंट अगर मैचेस की बात करें तो पिछले सीजन के फाइनल को छोड़कर हमेशा चेजिंग टीम जीती है, और सिर्फ जीती नहीं है, बड़े ही आराम से भी जीती है। ठीक है, हमने लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स भी यहाँ पर देखे हैं, और ऑन एन एवरेज 160 के भीतर ही यहाँ पर रह रहा है। एक ही मैच हमने देखा जहाँ पर 200 के ऊपर बना, नहीं तो ऑन एन एवरेज 160 के भीतर रह रहा है। एक और चीज़ जो आपको देखने को मिल जाएगा कि टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, स्पेशली वेलिंगटन की तरफ से और ऑकलैंड की तरफ से भी। आपको देखिएगा कि वेलिंगटन की तरफ से नोटिस करो, देखो एक ओपनर का रन आया जो कॉनवे हमेशा ही लगभग यहाँ पर अच्छा कर ही रहे हैं। अच्छा, ऑकलैंड की तरफ से गप्टिल ओपनर, उसके बाद देखो यहाँ से मुनरो जो ओपनर है, कुछ रन उन्होंने बनाए। कॉनवे फिर से कॉनवे साथ में गप्टिल। ठीक है, तो कोई ना कोई ओपनर यहाँ पर चल रहा है, आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर देखो मुनरो चले, कॉनवे फिर से, और यहाँ पर भी गप्टिल का रन था, और यहाँ पर शायद जो प्लेयर्स थे वो अवेलेबल नहीं है। तो ऑकलैंड की तरफ से ट्रेंड ये है कि दोनों में से कोई एक ओपनर तो रन बना रहा है। रन मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, कम से कम 25 के ऊपर, लेकिन दोनों ओपनरों ने कभी भी यहाँ पर एक साथ परफॉर्म नहीं करा है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क चैपमैन रहे हैं। यहाँ पर तो एक बैटिंग कोलैप्स हुआ था, नीचे से सोमरवाइल को बैटिंग करनी पड़ी। उसके बाद यहाँ पर भी मार्क चैपमैन, कचोपा, और अब फाइनल में भी कचोपा, तो ऐसे कुछ रहे हैं। लेकिन टॉप ऑर्डर से दोनों में से एक कोई बैट्समैन हमेशा यहाँ पर चला है, एक तो चला ही है। ठीक है, अभी देखिए नाम बदलते रहे हैं, जैसे कि मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मनरो जैसे प्लेयर्स तो ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, अच्छा हाँ, मार्टिन गप्टिल अवेलेबल नहीं है। कॉलिन मनरो का तो लोग को पता है क्योंकि वो बीबीएल खेल रहे हैं, लेकिन मार्टिन गप्टिल भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो दोनों में से कोई एक ओपनर तो हमेशा यहाँ पर रन बनाता है, ये एक ट्रेंड है। वेलिंगटन की तरफ से हम जो देख पा रहे हैं कि डेवॉन कॉनवे और माइकल ब्रेसवेल ने नीचे से हमेशा रन बनाया है। इसके सिवाय भी कुछ बस बैट्समैन आए हैं जिन्होंने 20-25 करके स्कोर्स कुछ बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लंडेल और नीशम थे। यहाँ पर राविंद्रा के कुछ स्कोर रहे हैं, उसके बाद फिर से नीशम के कुछ रन, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े ही रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो रहा ही है। और एक और चीज़ जो हम ट्रेंड से फॉलो कर पा रहे हैं वो है ये कि जो भी टीम पहले बॉलिंग करवा रही है ना, ठीक है, उनके तरफ से कोई ना कोई स्ट्राइक बॉलर ऐसा उभर के आ रहा है जो कि बंचेस में विकेट निकाल रहा है। आप नोटिस करते रहो, देखो यहाँ पर ऑकलैंड मैच भले ही हारी थी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग पहले करा, तो मैक्लिनगन सामने आए जिन्होंने 3 विकेट निकाला। उसके बाद यहाँ पर जेमिसन उभर के आए जिन्होंने 3 विकेट निकाला। यहाँ पर तो सर सबके पास 2-2 करके विकेट थे। यहाँ पर आप दो बॉलरों को ढूंढ पाएंगे, मुनरो और मैक्लिनगन। ठीक है, तो ऐसा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस फिक्सचर से देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, तो हो सकता है ये चीज़ बदले, लेकिन देखिए बदल के क्या होगा ये हमें पता नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों में से एक ओपनर चलते हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है कल के मैच में दोनों ही ओपनर नहीं चले, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से दोनों ही ओपनर चले।
ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड है। अभी इस ट्रेंड के बाहर क्या होगा ना आपको पता है ना मेरे को पता है। अच्छा, हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑफकोर्स जो नाम आपने देखा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डेवन कॉनवे, साथ में ब्लंडल के भी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, ब्लंडल भी अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड के होकर चैपमैन का सिर्फ है बताने लायक और कोई नहीं है। बॉलिंग में भी मैकलिनगन, जेमिसन, न्यूटन कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया रिकॉर्ड्स के बेसिस पर आप ज़्यादा जा नहीं सकते यहाँ पर। ग्राउंड में बात करें तो यहाँ पर भी डेवन कॉनवे का नाम था, तो अगर खेलते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कैप्टन चॉइस बन जाते, लेकिन खेलेंगे नहीं। और उसके बाद ब्रेसवेल का ठीक ठाक है, 26 का औसत है। और उसके बाद पोलार्ड, बॉलिंग में यहाँ पर भी ओली न्यूटन है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं इंजरी के चलते। अच्छा, तो ये है सारी कहानी जो हेड टू हेड में बताने लायक थी। अभी हम देखते हैं कि ग्राउंड में क्या होता है, और क्या ग्राउंड में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं हमें जिसके बेसिस पर हम हेड टू हेड से सिमिलरिटी ढूंढ पाएँ। ग्राउंड में लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अलग रही हैं, ठीक है। हेड टू हेड में हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स चेजिंग टीम जीती है, ग्राउंड में ये अलग हुआ है। ग्राउंड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है। एक आध मैच इधर उधर हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बैटिंग फर्स्ट टीम जीती भी है, और रन्स यहाँ पे काफ़ी बने भी हैं, स्पेशली क्योंकि बैटिंग फर्स्ट टीम ज़्यादा जीती है तो ऑफकोर्स उनकी तरफ से ज़्यादा रन बने हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे रन्स काफ़ी बन जाते हैं। आप देखिए, तो ये हुआ था सेंट्रल डिशेज से 183 बना, वेलिंगटन चेज नहीं कर पाई, ठीक है। पेसर्स के विकेट, साथ में स्पिनर के यहाँ पे एक दो करके विकेट थे। अच्छा, पिछले सीजन में वेलिंगटन के होकर सिर्फ डेवन कॉनवे नहीं, माइकल पोलार्ड जो इनके दूसरे ओपनर थे उनका भी काफ़ी अच्छा रोल था। कॉनवे ऑफ कोर्स द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर थे, लेकिन पोलार्ड बीच बीच में कुछ मैचों में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पर वेलिंगटन के साथ ओटागो का मैच था, एक विकेट के नुकसान पर 182 रन बना दिए। ओटागो ने चेस तो नहीं कर पाए वो, लेकिन 181 तक वो ले गए थे, ठीक है। आप नोटिस करो, देखिए विकेट्स कितने गिरे हैं यहाँ पे, सिर्फ 1 और 4 5 विकेट। अच्छा, तीसरा मैच यहाँ पर भी पहले बैटिंग करते 180 के ऊपर बन गया। रविंद्र के कुछ स्कोर्स और नीचे से यहाँ पर निशम वगैरह के कुछ स्कोर्स थे, पेसर्स के ही विकेट हैं। यहाँ पर हुआ एक बैटिंग कोलैप्स जिसको लीड किया पेसरों ने, तो पेसर्स का ही अपर हैंड आपको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर लेकिन बैटिंग फर्स्ट करने के बावजूद भी टीम छोटा रन बनाया था, 148। एक बॉलर्स मैच था यहाँ पर, जहाँ पर बेरेट के 3 विकेट्स थे। वेलिंगटन चेस नहीं कर पाई कॉनवे के परफॉर्मेंस के बावजूद भी, पेसर्स का अपर हैंड। तो ये जो 2 मैच हैं यहाँ पर थोड़ा सा लो स्कोरिंग एनकाउंटर भी रहा है, लेकिन उसको लीड किया है पेसरों ने, जो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एक लौता मैच था जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेज हो गया था, 165 बनाया था। पेसर्स के ही विकेट्स हैं, ठीक है। बीच बीच में स्पिनर्स के एक दो करके विकेट आ रहे हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिनर टाइप के अगर कोई बॉलर हो तो। ऑकलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया था। ये है सेकंड लास्ट मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे भिड़ी थी। अच्छा, बेनेट का परफॉर्मेंस आपको दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। बेनेट और वैन बीक ने यहाँ पर भी विकेट निकाला हुआ था। साथ मतलब जो अवेलेबल है उनमें से रविंद्र के यहाँ पर कुछ रन्स थे, ब्रेसवेल के कुछ रन्स। और यहाँ पर जो आखिरी मैच हुआ था, फाइनल जो था पिछले सीजन का, यहाँ पर भी ब्रेसवेल के कुछ रन्स थे और बेनेट और वैन बीक के विकेट्स थे। तो यही कुछ जो है नाम हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, जो ग्राउंड से हमें समझ में आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, ठीक है। हमने कुछ लो स्कोर्स को भी यहाँ पर डिफेंड होते हुए देखा है। लो मतलब 150 के नीचे, नहीं तो ऑन एन एवरेज 165 के ऊपर यहाँ पर टोटल आ जाता है। 180 तक भी हमने बनते हुए देखे हैं, ठीक है। बॉलिंग में से बात कर लीजिए तो पेसर्स का ही अपर हैंड रहता है। स्पिनर्स ने बीच बीच में एक दो करके विकेट निकाले हुए हैं, लेकिन उस तरह से खास कुछ नहीं। और एक ही मैच हमने देखा जहाँ पर जो है मामला चेज हो गया था, यहाँ पर चैपमैन और कचोपा ने दोनों ही ने ही बहुत ही अच्छी बारी खेली थी। और एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि आप विकेट्स का जो नंबर है वो नोटिस करोगे पहले इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में। देखो, पहले इनिंग्स में गिरे 6, उसके बाद 9, पहले इनिंग्स में 1, उसके बाद 4। पेसर्स का ही है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, 4, उसके बाद 10, यहाँ पर 8 गिरे, यहाँ पर 9 गिरे। यही एक मैच था जो पूरी तरीके से उलटफेर हो गया, 7 और 4 मतलब बिल्कुल उल्टा ही हो गया हर तरफ से ये मैच। और फाइनल में भी यही हुआ, पहले इनिंग्स में 7, दूसरे इनिंग्स में 9। तो यहाँ से भी हमें वही चीज़ दिख रही है कि सेकेंड इनिंग्स में बॉलर्स ने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाले हुए हैं, सही है। तो ग्राउंड से हमें ये देखने को मिल रहा है कि बैटिंग फर्स्ट टीम के लिए ईजियर होता है चीज़ें, मतलब रन बनाने के मामले में भी। और बॉलर्स को यहाँ पर उतना ज़्यादा विकेट नहीं मिला है फर्स्ट इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में चेज भी मुश्किल से हुआ है, कुछ मैचों में लो स्कोर्स भी हमने देखे हैं, बैटिंग कोलैप्स भी देखा है, और सेकंड इनिंग्स में विकेट्स भी ज़्यादा गिरे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो कॉमन नज़र आ रही है हमें ग्राउंड और हेड टू हेड दोनों से ही,
कि 160 165 का जो एवरेज स्कोर है ना वो यहाँ पर बरकरार है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं कि कौन कौन से ट्रेंड वगैरह हैं हेड टू हेड में और ग्राउंड में भी। तो बस यही है, पेसर्स का ही अपर हैंड है, ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल से आपके स्मॉल लीग में होने चाहिए। इनमें से सिर्फ हैमिश बेनेट हैं जिनका आपने रिकॉर्ड देखा होगा थोड़ा बहुत, और किसी के भी रिकॉर्ड्स नहीं हैं। अभी इनके सिलेक्शन के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा, प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑकलैंड का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है, जहां पर सिन सोलिया और बेगिन ओपनिंग करेंगे। उसके बाद विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल, ब्रैड रॉडन, हॉर्न, ओली पिंगल, बेन लिस्टर। हैरिसन को मोस्ट प्रोबेबली टीम प्रायोरिटी दे सकती है क्योंकि फोर्थ ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा करके आए हैं। डन रूफर्न्स एक और ऑप्शन है पेसर के ऑप्शन के रूप में, रस्टर ब्राक और विली सोमरवाइल। विल सोमरवाइल का बैटिंग ऑर्डर हालांकि ऊपर होगा, मैंने नीचे रख रखा है। इनमें से विल सोमरवाइल इनके मेन स्पिनर होंगे और बाकी जो दूसरे स्पिनर की मतलब कमी होगी अगर, तो ये दोनों मिलकर पार्ट टाइम कुछ बॉलिंग करवा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो बताने लायक है, अगर आप ऑकलैंड की टीम को देखेंगे, एक भी प्लेयर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही हेड टू हेड में ना ही ग्राउंड में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी जाएंगे पहले बॉल पे आउट हो जाएंगे, सभी जाएंगे फुल टॉस बॉल करेंगे, छक्के खाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारा तो रिकॉर्ड नहीं, हम तो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो यहाँ से विदाउट रिकॉर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सारी जनता जो करने वाली है, स्पेशली जिन्होंने 4 ट्रॉफी या रिसेंटली जो न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए हैं उनको फॉलो नहीं करा है, पहले तो वो लेंगे सिन सोलिया को, ठीक है। नाम बड़े हैं और सभी का यही सोचना होगा, स्पेशली अगर ये ओपनिंग करते हैं तो कि ओपनिंग भी करेंगे, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करेंगे तो अच्छे चॉइस है तो रख लेंगे। लेकिन अगर आप अंदर की बात मानेंगे, सिन सोलिया का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला है विद द बैट, ठीक है। और बॉलिंग भी उनको आप एक्सपेक्ट अगर ना ही करें तो बेहतर कि इनकी पूरी ओवर नहीं मिलने वाली है। हो सकता है कि 2 ओवर मैक्सिमम 3 ओवर बॉलिंग करें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, और बैटिंग से ये फॉर्म पे नहीं है। ग्रेम बेहिन के बारे में मैं बता सकता हूँ, ये हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं, और ये चीज़ अगर आपने प्लंकेट शील्ड खेला होगा आपने वहाँ पे नोटिस करी होगी। 4 ट्रॉफी में ज़्यादा इनको मौके नहीं मिले हैं, डोमेस्टिक में भी इनका मतलब निचले पायदान के क्रिकेट में भी इनका यही है। ये एक ऐसे प्लेयर हैं, समझ लीजिए कोई और दूसरा प्लेयर है, और ग्रेम बेहिन का अगर आप लीडर बोर्ड चार्ट देखेंगे कि 10 मैच में ग्रेम बेहिन ने बनाए हैं 250 रन, और उस ओपोनेंट ने भी बनाए, मतलब उनके जो सामने वाले प्लेयर हैं उन्होंने भी बनाए हैं 250 रन। लेकिन ग्रेम बेहिन का 250 में से होगा 4 अर्धशतक, जबकि सामने वाले के होंगे 2 अर्धशतक। इसका मतलब क्या है कि जो 4 मैच वो खेले हैं वहां पर उन्होंने 50 के ऊपर बना दिया है, लेकिन बाकी के 6 मैचों में टोटल उन्होंने बनाया है शायद 30 या 40 रन। तो कंसिस्टेंसी की कमी है ग्रेम बेहिन के बारे में, यही मैं बता सकता हूँ, ठीक है। हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं, अगर हिट हो जाते हैं तो 50 के ऊपर ही बनाएंगे, और अगर नहीं तो बस खत्म। विल ओडोनेल कमाल के फॉर्म पे रहे हैं 4 ट्रॉफी में, मतलब इसमें कोई दौरा ही नहीं है। हर मैच पे उन्होंने बनाए हैं 6 में से 5 मैच में 50+ स्कोर, 4 अर्धशतक, 1 शतक। और रिसेंटली जो आखिरी जो 2 राउंड हुए थे 4 ट्रॉफी का, वेलिंगटन के अगेंस्ट में ही खेली थी ऑकलैंड ने, और वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी हुई है। अभी क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द रन्स जो विल ओडोनेल ने बनाए हैं वो बनाए हैं ऑकलैंड के घर पे, मतलब ईडन पार्क आउटर ओवल जो मैदान था वहाँ पे। तो इस ग्राउंड के बाहर अभी भी उन्होंने खुद को साबित नहीं करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगर बाहर ही खेलेंगे तो रन नहीं बना पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने साबित नहीं करा है। नहीं तो अनडाउटेडली बहुत ही सही खेल रहे हैं, फॉर्म पे हैं, रन बना रहे हैं, और दी बेस्ट फॉर्म पर हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ऑकलैंड की तरफ से जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं उनमें से रॉबर्ट ओडोनेल एवर रिलायबल, एवर डिपेंडेंट, लेकिन हाँ T20 क्रिकेटर ये नहीं है, मैं ये क्लियरली बता देता हूँ आपको। हो सकता है 20-25 रन आपको बना दे, लेकिन टीम में रख सकते हैं आप, डिपेंडेबल बैट है, कैप्टन भी है टीम के, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा। उसके बाद ब्रैड रॉडन, बेन हॉर्न के कीपर होंगे, ठीक ठाक फॉर्म पर ये भी हैं, लेकिन वही बात है कि मतलब T20 के जैसा टेम्परामेंट इनके लिए इसका नहीं है। बाकी नीचे आ जाए तो ओली प्रिंगल और रायन हैरिसन, ये दोनों काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। बॉलिंग तो करेंगे ही, मेन ओपनिंग बॉलिंग भी आएंगे, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, और इनका रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। हो सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड कुछ हो नहीं मिला है इनका, लेकिन इनका रोल ज़्यादा होने वाला है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं वेलिंगटन की टीम दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊँगा, आप सुनते रहो बस। उसके बाद बेन लिस्टर थोड़े से इनकन्सिस्टेंट नज़र आ रहे थे सीजन के शुरुआत में, लेकिन आखिरी 2-3 मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई हुई है, विकेट्स भी निकाले हैं, इकोनॉमिकल भी रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रबाग एक और बहुत ही अच्छे टैलेंट के तौर पे सामने आ रहे हैं,
मतलब निचले पायदान के क्रिकेट में तो उन्होंने अच्छा करा ही हुआ था। इस सीज़न में फर्स्ट टीम के होकर भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग से भी और ज़रूरत पड़ने पर बैटिंग भी उन्होंने एक आध मैच में अच्छी खासी करी हुई है। और उसके बाद विल सोमरबॉयल टीम के मेन स्पिनर होने वाले हैं, हो सकता है कि एक आध विकेट अगर मिले तो मिले, नहीं तो बैटिंग ये कर सकते हैं। और इनका भी रोल आ सकता है विद द बैट स्पेशली। कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूँ। अच्छा, वेलिंगटन की बात करें तो राचिन रविंद्र ओपनिंग करेंगे, ये लगभग तय है। दूसरा ओपनर कौन होगा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। लाउसी जॉन्स हैं और फिन एलन नाम के एक प्लेयर हैं। प्रैक्टिस मैचेस में लाउसी जॉन्स ने ओपन करा है, ठीक है, और फिन एलन ने भी ओपनिंग करा हुआ है। ये जो है फिन एलन, इन्होंने भी ओपनिंग करा हुआ है, लेकिन फिन एलन खास कुछ कर नहीं पाए थे। और आखिरी जो 4 ट्रॉफी के मैचेस खेले थे इन्होंने, वहाँ पर भी वो मिडिल ऑर्डर पे ही आए थे। तो चांसेस हाई है कि लाउसी जॉन्स ओपनिंग करेंगे। और मुझे इनका खेल देख के जैसा लगा है कि ओपनिंग के लिए ही सही फिट बनते हैं। मतलब बहुत खास कुछ तो नहीं, लेकिन एक ऐसे प्लेयर हैं कि 10-15 गेंद खेलेंगे, उसमें 25-30 रन बना के आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो तेज़ तरह जो शुरुआत है, जो सामने वाले बैट्समैनों के लिए प्रेशर बना के कम करके रख सकता है, वो काम ये कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है इनकी ओपनिंग स्लॉट बनती है। उसके बाद फ्रेजर कॉल्सन, जॉनसन, ब्रेसवेल और गिब्सन, यहाँ तक प्रॉपर बैटिंग है। गिब्सन एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग डिसेंट कर लेते हैं। अभी कितना बॉल उनको मिलेगा यही सबसे बड़ी बात है, नहीं तो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और बॉलिंग भी शायद 2-3 ओवर इनको मिल जाए। अच्छा, बैटिंग में जो प्लेयर्स के बारे में बताना है, देखिए माइकल ब्रेसवेल को सारी दुनिया लेने वाली है। ये टीम के कैप्टन भी हैं, हो सकता है कुछ ओवर बॉलिंग कराएं, ज़्यादा नहीं कराएंगे मुझे लगता है, लेकिन इनकी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। मैंने तो यहाँ पर लिखा है कि 5 नंबर पर, वो इससे भी नीचे आ सकते हैं। और इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि जितने भी मैचेस मैंने आपको ऊपर दिखाए, ब्रेसवेल 20, 25, 30 इससे ज़्यादा नहीं है स्कोर, क्योंकि उनको बैटिंग में मौके ही नहीं मिलते थे। अभी क्या है कि देखिए डेवन कॉनवे तो नहीं है, टॉप ऑर्डर में जो माइकल पोलार्ड वगैरह खेलते थे वो भी नहीं है। तो अगर बैटिंग कोलैप्स होता है, जिसके चांसेस तो हैं, तो उनको प्रॉपर्ली बैटिंग मिल जाएगी, लेकिन नहीं तो इनको प्रॉपर्ली बैटिंग मिलती नहीं है T20 क्रिकेट में। अच्छा, अभी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनके कुछ रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड बना सकते हैं इस टूर्नामेंट में, अभी मतलब इनिशियल कुछ मैचेस के लिए। कौन कौन से वो प्लेयर हैं? जॉनसन टीम है या जो भी नाम है इनका, काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है, ठीक है। 4 ट्रॉफी में 4-5 मैचेस वो खेले हैं और काफ़ी रन्स उन्होंने बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आखिरी जो 2 मैच उन्होंने खेला है ऑकलैंड के अगेंस्ट में, ऑकलैंड के घर में जाकर, एक मैच में 80+ कुछ स्कोर उन्होंने बनाया था और एक मैच शतक लगाया है। और डोमेस्टिक सर्किट में वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, तेज तरह रन बना सकते हैं, 150 के ऊपर भी मैंने उनको स्ट्राइक रेट रखते हुए देखा है, और बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कल के मैच में शतक बना देंगे, लेकिन इनके पास टैलेंट है और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आप दूसरे कोई बैट्समैन को ले सको। राचिन रविंद्र यूनिवर्सल कैप्टन दिख रहे हैं मुझे सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, ले सकते हो आप, मुझे इनके बारे में नेगेटिव बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद तो किसी को चाहिए। माइकल ब्रेसवेल नीचे आएंगे तो बीच में किसी को आपको लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जॉनसन इज़ दी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। और तीसरे हैं फ्रेजर कॉल्सन एक कंसिस्टेंट स्कोरर है। जो काम रॉबर्ट ओडोरेल करते हैं ऑकलैंड के होकर, वैसा ही काम हम फ्रेजर कॉल्सन से उम्मीद रख सकते हैं। ये बहुत बड़े वाले स्कोरर तो नहीं है, लेकिन 110, 120, 130 के स्ट्राइक रेट से खेल के 30, 40, 45 तक रन बना सकते हैं और एक डिपेंडेंट बैट्समैन है। और इनिशियली इनको टीम की कैप्टनसी भी दी गई थी 4 ट्रॉफी के आखिरी मैच डे में। उसके बाद गिब्सन, जैसे मैंने बताया, ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, यंग हस्बैंड भी बैटिंग कर सकते हैं। अच्छा, बॉलिंग में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब मीलों से आगे चल रही है वेलिंगटन। हैमिश विनट वापस आ चुके हैं, लोगन वैन वीक, यान मैकपीक, ये सारे पेसर्स तो हैं ही, साथ में यंग हस्बैंड जैसे बॉलर भी हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि बॉलिंग जो है वेलिंगटन की काफ़ी स्ट्रांग है, और इसीलिए हो सकता है कि कल के मैच में ऑकलैंड को बैटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो ऑकलैंड के निचले पायदान के जो प्लेयर्स हैं, जो समझ लीजिए थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, ये प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सही है, ठीक है। देखिए, रिकॉर्ड के मामले में बेनेट का तो रिकॉर्ड है ही। मैकपीक थोड़ा सा इंजरी कॉन्सर्न था इनका, लेकिन प्लंकेट शील्ड से काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं, रेगुलर विकेट टेकिंग में है। तो अनडाउटेडली जो है वेलिंगटन की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है ऑन पेपर भी, और आखिरी जो मैचेस वो खेल के आए हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इन्होंने बॉलिंग कराई है। माइकल स्नेडन भी हैं, इन्होंने भी प्रैक्टिस मैच में ठीक ठाक बॉलिंग कराई थी, लेकिन मुझे लगता है इनको शायद मौका ना मिले, और इसीलिए ये देखिए रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है, और इसीलिए मैं आपको इनिशियली पहले ही बताया कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स कुछ नहीं है, लेकिन लाइनअप देख के
और जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनके रिकॉर्ड्स को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेलिंगटन की जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अच्छा, ये तो हो गई पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया कि ओवरकास्ट कंडीशन है, टीमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग लगी। अगर फिर यही वेलिंगटन के मामले में हो जाता है, मतलब वेलिंगटन अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेती है, तो जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका जो है वज़न है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जो एक दो मैंने इनफॉर्म बैट्समैनों के नाम आपको बताए हैं ऑकलैंड की तरफ से, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन कोशिश हमेशा यही करिएगा कि ऑकलैंड की तरफ से मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में जो आपको थोड़ा बहुत बॉलिंग भी करवा के दें, ऐसे प्लेयर्स पे प्रायोरिटी देने का। ठीक है। अच्छा, और ऊपर तो मैंने स्मॉल लिस्ट शॉर्ट लिस्ट आपको बता ही दिया था क्या क्या करना है नहीं करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, सारी दुनिया जो है ऑकलैंड की तरफ से अगर किसी भी प्लेयर को कैप्टन बनाएगी ना पहले, तो सोलिया को बनाएगी। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया है। उसके बाद रॉबर्ट ओडोनेल, और जिन्होंने 4 ट्रॉफी फॉलो किया है वो विल ओडोनेल के साथ जाएंगे। उसके बाद रायन हैरिसन है, नंबर इनका आ जाना चाहिए बैटिंग में, और बॉलिंग भी ठीक ठाक करवा रहे हैं। स्पेशली अगर समझ लीजिए विलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है ना, तो आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में, क्योंकि तब जाके इनको पूरी बॉलिंग भी मिल जाएगी, और बैटिंग तो मोस्ट प्रोबेबली कल के मैच में सभी का नंबर आने वाला है ऑकलैंड की तरफ से। उसके बाद राष्ट्र ब्राक और ग्रेम बेगिन, बड़ी लीग के लिए एक बहुत सही कैप्टन चॉइस है ग्रेम बेगिन। छोटी लीग में आपकी मर्जी, आप लेना चाहो लो, नहीं मत लो। विलिंगटन की तरफ से राविंद्र, सारी दुनिया लोग इनको कैप्टन बना रहे हैं। सभी का यही मानना है कि ओपनिंग करेंगे, थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा लेंगे। देखिए, अभी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि इनको नहीं बनाइए, ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहो तो अलग कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप छोड़ ही दो, इस रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाकी प्लेयर्स पे काफ़ी सारा रिस्क लेना है। और अगर आपको मतलब नहीं बनाना है और प्लेयर्स पे भी रिस्क लेना है, तब तो ऑप्शन आपके पास है ही। और उसके बाद ब्रेसवेल के साथ लोग जा रहे हैं, लेकिन ब्रेसवेल का बैटिंग भी मिलना ज़रूरी होगा। स्पेशली अगर चेस कर रही है ना विलिंगटन की टीम, तो हो सकता है कि प्रॉपरली इनको बैटिंग ना मिले। उसके बाद बेनेट और यंग हस्बैंड, और रिस्क लेना है तो जॉनसन एक बहुत बड़े वाले पंट आपके लिए बन सकते हैं। मतलब हार्डली ही कोई इनको टीम में भी रखे, आप इनको टीम में बिल्कुल रख सकते हैं। स्मॉल लीग में अच्छे फॉर्म पर तो हैं, बाकी लक है आपका और मेरा, और बड़ी लीग में डेफिनेटली एक आध टीम में कैप्टन बना के छोड़ देना। और उसके बाद कॉल्सन बैटिंग से और मैकपिक बॉलिंग से। तो ये रही सारी चीज़ें हैं। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्पेशली अगर ऑकलैंड पहले बैटिंग कर रही है ना, तो कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर ऑकलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो देखो मैंने क्या किया है, हैमिश बेनेट है, लोगन वैन बिग है, अगर आप चाहो तो मैकपिक को भी ऐड कर सकते हो। लेकिन याद रखना तीनों ही पेसर्स को विकेट मतलब नहीं मिलेंगे बंचेस में। स्मॉल लीग के लिए सेफ तो है, लेकिन बड़ी लीग में तीनों में से दोनों को रखना, ठीक है, क्योंकि सबको तो 4-4 विकेट नहीं मिल सकते ना, तो 2-2 3-3 विकेट हो सकता है दोनों को ही मिले। और यंग हस्बैंड को रख लिया है एक लोन स्पिनर के तौर पे, इनको ड्रॉप करना रिस्क हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम पूरी तरीके से कॉन्सिडरेशन में नहीं रख सकते कि नहीं भाई विलिंगटन ही जीतेगी, ऐसा हम नहीं बता सकते। तो अगर समझ लीजिए कुछ उलटफेर हो गया तो तब चीज़ें बदल सकती हैं, और यंग हस्बैंड बैटिंग कर सकते हैं सबसे बड़ी बात, अगर ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो रॉबर्ट ओडोनेल, विल ओडोनेल, दोनों को मैंने रखा है। रॉबर्ट ओडोनेल डिपेंडेबल प्लेयर है, अगर समझ लीजिए बैटिंग कोलैप्स वगैरह कुछ हो गया तो इनका 20-25 रन भी काम पे आ सकता है। विल ओडोनेल अच्छे फॉर्म पर है, जिन्होंने भी सुपर स्मैश 4 ट्रॉफी नोटिस करी होगी उन्होंने, वो इनको ज़रूर लेंगे। सिन सोलिया, मैं तो नहीं चाहता था इनको लेने को, लेकिन ओपनिंग करेंगे और 80% जनता ने इनको ले रखा है। समझ लीजिए 10-15 रन बना देते हैं और गलती से भी 1-2 विकेट निकाल लिया बॉलिंग से, तो बहुत नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा रिस्क लेना है तो सिंसुलिया को आप ड्रॉप कर सकते हैं। रायन हैरिसन मेरे लिए कंपैरेटिवली बेटर पिक होंगे अगर आप फॉर्म की बात करेंगे तो, क्योंकि बॉलिंग भी इनको प्रॉपर्ली ज़्यादा मिलेगी और मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग भी इनको सही से मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लाउसी जॉन्स को मैंने रखा है, बेन हॉर्न को नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मिडिल ऑर्डर से रॉबर्ट ओडोनेल रखा है, हैरिसन लोअर मिडिल ऑर्डर से रख लिया है, विल ओडोनेल भी है, तो इसीलिए मैंने लाउसी जॉन्स को नहीं माफ करना, बेन हॉर्न को नहीं रखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके बेन हॉर्न को ले सकते हो। लाउसी जॉन्स को मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि ऑकलैंड के ही ज़्यादा से ज़्यादा विकेट गिरेंगे, तो इनके पास भी कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट समझ लीजिए चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरी बात, ये ओपनिंग करेंगे
और जैसा मैंने इनका टेम्परामेंट देखा है, मुझे लगता नहीं ये बहुत ज़्यादा गेंदे खेलेंगे, 10-15 गेंदे शायद खेलेंगे, लेकिन उन्हीं में ही इनका जो है काम ये करके जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अगर आपको सेफ जाना है आप बेन हॉर्न के साथ जा सकते हो। जॉनसन को मैंने रखा है, ब्रेसवेल को नहीं रखा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ऑकलैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो ये कॉम्बो काम पे आ सकता है। और क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे ऑकलैंड का एक बैटिंग कोलैप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाए, तो ऑलरेडी मेरे पास रविंद्रा है जिनको मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ स्मॉल लीग में, और कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लाउसी जॉन्स है, और इसीलिए मैं नंबर 4 तक ही गया हूँ। नंबर 3 में फ्रेजर कॉल्सन भी है, लेकिन रिस्क हो जाएगा। जॉनसन अच्छे फॉर्म पर है, प्रोमोटेड भी हो सकते हैं, और इसीलिए मैंने इनको रखा है। अगर आपको अलग हटके करना है, देखिए मैं आपको कहूँगा अगर आपको अलग करना है तो वेलिंगटन के बॉलिंग के साथ छेड़खानी नहीं करिए। 3 प्रॉपर बॉलर आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी आपको बंचेस में विकेट निकाल के दे। रचिन रविंद्र को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगी, शायद 2 ओवर मैक्सिमम 3 ओवर, जिसके चांसेस कम हैं, इतना ही मिलेगा। अगर आपको सेफ जाना है तो आप यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल को ले सकते हो। बहुत सारे लोग इनको लेंगे और सभी यही भी सोचेंगे कि ये बॉलिंग भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको ज़्यादा बॉलिंग मिलने वाली है। अच्छा, उसके बाद ग्रेम बेगिन, डेफिनेटली ग्रैंड लीग भी इनको ट्राई करना। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप विल ओडोनिल या सोलिया के जगह पर भी इस कॉम्बिनेशन में इनको ट्राई कर सकते हो। और फ्रेजर कॉल्सन का ऑप्शन भी है, बड़ी लीग के लिए ये भी एक ऑप्शन बन जाते हैं। बॉलरों में से बात करी जाए तो देखिए मेरे लिए ये 4 इनिशियली है, ठीक है। यंग हस्बैंड के ऊपर हो सकता है मैं थोड़ा इधर उधर करूँ, उसके जगह पर आप मैकपिक को ले सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को। लेकिन यंग हस्बैंड लेग स्पिनर है क्योंकि, तो इसीलिए रिस्क लेना थोड़ा बड़ा रिस्क हो सकता है। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो ओली प्रिंगल और समरवाइल, ये दोनों बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। समरवाइल बॉलिंग से कितना क्या कुछ करेंगे यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट तो है, लेकिन बैटिंग ये अच्छी खासी कर लेते हैं। बस यही कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ, रास्टर ब्राक का भी ऑप्शन है वैसे, तो यही कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें स्मॉल लीग के लिए, जी हाँ बिल्कुल रचिन रविंद्र के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपनिंग करेंगे जब, और क्या पता एक आध विकेट निकाल लें तो और भी मतलब नुकसान हो जाएगा अगर आप कैप्टन नहीं बनाते हो इनको। वाइस कैप्टनसी के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग कर रही है तो हैमिश बेनेट काफ़ी अच्छे चॉइस बन सकते हैं, हैमिश बेनेट या लोगन हेनविक में से कोई एक। और अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो जॉनसन के ऊपर, ठीक है। आप रिस्क ले सकते हो यहाँ पे विल ओडोनिल के ऊपर। ऐसे कुछ रिस्क हैं जो आप ले सकते हो। वाइस कैप्टन आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा रिस्क ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से जिन लोगों को लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं, कैप्टन तो चलिए रविंद्र है, वाइस कैप्टन जिनको बना रहे हैं वो तो खेलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थोड़ा सा लंबा हुआ, पहला मैच है, काफ़ी सारी चीज़ें समझाने को था और रिकॉर्ड्स भी थोड़े से कम हैं इसीलिए, लेकिन आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ आपके काम पे ज़रूर आएगा। तो अगर लगा है तो लाइक करना मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।